हेलो दोस्तों, आज मैं अपने उपन्यास की सीरीज़ में आपके सम्मुख एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास त्यागपत्र, जो कि महान उपन्यासकार जैनेंद्र कुमार जी का है। जैनेंद्र कुमार जी प्रेमचंदोत्तर युग के बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। वे साहित्य में मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं। जैनेंद्र जी के जितने भी उपन्यास हैं वे मनोविश्लेषणात्मक हैं, अर्थात आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि ऐसा भी होता है। और जैनेंद्र जी का जन्म 1905 में कौड़ियागंज में हुआ था। इनको मुक्तिबोध उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है और पद्म भूषण की उपाधि से भी इन्हें नवाजा गया है। आज मैं आपको जिस उपन्यास का सार बताने जा रहा हूँ वो उपन्यास यथार्थ जीवन पर आधारित है, अर्थात ये एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये एक जज की और उनकी बुआ की कहानी है। जज इसमें सरदयाल साहब हैं, जो कि अंततः अपना इस्तीफ़ा देते हैं त्यागपत्र और हरिद्वार में अपना अंतिम समय बिताते हैं। इन्हीं के लेखों से ये प्राप्त हुआ और जैनेंद्र जी ने लिखा। तो कहानी शुरू होती है बुआ और भतीजे से। प्रमोद भतीजा और बुआ मृणाल, ये दोनों ही एक दूसरे के मित्र होते हैं, एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, क्योंकि इनकी उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। रिश्ते में तो मृणाल प्रमोद की बुआ होती है, लेकिन 3-4 साल का इनमें फ़र्क होता है, इसलिए ये बुआ कम और सहयोगी मित्र या भाई बहन के रिश्ते से बढ़कर। तो धीरे धीरे प्रमोद मृणाल बड़े होते हैं। मृणाल, जो कि प्रमोद की बुआ है, जब 12th क्लास में होती है तो उसकी एक बेस्ट फ्रेंड शीला, उसके भाई से उसका आकर्षण बढ़ता है। जब प्रमोद के पिताजी यानी मृणाल के भाई को ये बात पता चलती है और तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो मृणाल की शादी करवा देते हैं। मृणाल की शादी हो जाती है प्रमोद को, और शादी एक बहुत मृणाल से बहुत उम्रदराज व्यक्ति से उसकी शादी होती है, जो कि प्रमोद को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। प्रमोद समझता है कि बुआ की शादी एक बहुत बड़े उम्र के व्यक्ति से हुई है, वो वहाँ पे खुश नहीं है। लेकिन प्रमोद उस समय बहुत छोटा होता है तो कुछ नहीं कर पाता है। धीरे धीरे समय बीतता है। मृणाल का जो पति है वो उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। उसको बार बार अपने बड़ी उम्र होने का अंदाज़ दिलाता है कि मैं तुझसे इतना बड़ा हूँ, और स्त्री की बिल्कुल भी कदर नहीं करता है। कुछ महीनों बाद मृणाल मायके आती है और वापस न जाने की बात करती है, लेकिन प्रमोद उसका साथ देता है। लेकिन प्रमोद के पिताजी मृणाल को समझाते हैं कि स्त्री का, महिलाओं का जो घर होता है वास्तविक वो उसका ससुराल होता है, इसलिए तुम वहाँ जाओ। और उस दौरान वो गर्भवती भी होती है। समझा बुझाकर मृणाल वापस अपने ससुराल चली जाती है, क्योंकि वो भी समझती है कि शादी एक सामाजिक बंधन है। तो मृणाल अपने मन को बुझाकर चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है तो मृणाल को एक दिन शीला के भाई का पत्र आता है। यह पत्र वह पढ़ती है और अपनी बात अपने पति से कहती है, तो उसका पति बहुत ही क्रोधित हो जाता है और उसको घर से निकाल देता है। मृणाल अब ना ससुराल की रहती है, ना मायके जा सकती है, तो फिर एक
कमरा लेकर के और वहीं अकेले अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। कुछ समय बाद प्रमोद धीरे धीरे बड़ा होता है तो वह अपनी बुआ की खोज में चलता है। उसको पता चलता है कि बुआ अब अपने पति के साथ नहीं रहती है और बुआ ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। तो प्रमोद को बड़ा दुख होता है और फिर प्रमोद मृणाल से कहता है कि बुआ आप घर चलो, आप यहाँ मत रहो। लेकिन मृणाल उसको समझाती है कि नहीं, अब मेरा वो घर नहीं है, मैं यहीं ठीक हूँ। बड़ी बुरी स्थिति होती है महिलाओं की जब उसके लिए कोई घर नहीं होता है। समाज उसको कुदृष्टि से देखता है, चरित्रहीन महिला करके बुलाता है। धीरे धीरे समय प्रमोद वापस चला जाता है, समय बीतता है तो कुछ समय बाद प्रमोद की शादी की बात चलती है। प्रमोद की शादी एक राजनंदिनी नाम की लड़की से होने वाली होती है। तो राजनंदिनी के घर के बच्चों को बुआ एज ए टीचर पढ़ाती है। इस बात का प्रमोद को पता चलता है तो प्रमोद बड़ा आश्चर्य भी होता है और खुश भी होता है कि मेरी बुआ एज ए टीचर वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रही है। तो प्रमोद अपने आप को रोक नहीं पाता है और राजनंदिनी से ये बात शेयर कर देता है कि वो मेरी बुआ है। राजनंदिनी और राजनंदिनी के पिता यानी प्रमोद के होने वाले ससुर, उनको तो इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन राजनंदिनी के जो और घर वाले बड़े हैं वे सब शादी के लिए मना कर देते हैं और प्रमोद की शादी टूट जाती है। राजनंदिनी और प्रमोद बहुत दुखी होते हैं और मृणाल को जब ये बात पता चलती है तो उसको अपने अपशगुनी होने का अंदेशा होता है और वो वहाँ से भी चली जाती है। फिर मृणाल कई सालों बाद प्रमोद को पत्र लिखती है और अपने पास बुलाती है। प्रमोद जाता है तो देखता है कि बुआ की बहुत दयनीय स्थिति है। बुआ अधेड़-बुन मजदूरों के बीच, कुछ छोटे मोटे अपराधियों के बीच इस प्रकार से बुआ की ज़िंदगी चल रही है। तो उसको बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है और वह बताता है बुआ से कि अब उसके पिताजी भी नहीं रहे तो आप वापस घर चलिए। बुआ कहती है कि नहीं, अब मेरी घर यही है और मैं अब नहीं जा सकती, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो और अस्पताल का खर्चा दे दो, मैं रह लूँगी। प्रमोद पैसे पुसे की व्यवस्था करता है, अस्पताल का दवाई का खर्चा उसकी व्यवस्था करके वापस चला जाता है। कुछ महीनों बाद एक पत्र आता है और उसमें बुआ की मौत की खबर होती है। प्रमोद को बड़ा ही दुख होता है और सोचता है कि मैंने बुआ के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की। मैं चाहता तो जबरन उनको वापस घर ले आता। मैं खुद के प्रति इतना रिजिड नहीं हुआ, मतलब कठोर नहीं हुआ कि मैं बुआ को अपने घर वापस ला सकूं। और इसी उधेड़-बुन में प्रमोद, जो कि बाद में एक जज बन चुके हैं, इस्तीफा दे देते हैं, त्यागपत्र। इसीलिए इस उपन्यास का नाम त्यागपत्र है, क्योंकि वे सोचते हैं कि मैं लाखों लोगों का इंसाफ करता हूँ लेकिन मैंने अपनी बुआ के साथ इंसाफ नहीं कर पाया, इसलिए वो त्यागपत्र दे देते हैं। तो कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू।